नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ इकोनॉमी एमसीक्यूज थ्रू रमेश सिंह। जी हाँ दोस्तों, आज हम इकोनॉमी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक से? रमेश सिंह इकोनॉमी की बुक से। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में ये वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से आरबीआई की खुले बाजार की क्रियाओं मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय हुंडियों के बदले में सरकार के लिए मुद्रा जारी करना। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद करना। सी, स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिए विदेशी आरक्षित मुद्रा की बिक्री खरीद करना। डी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए की बिक्री खरीद करना। ये चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट इसका आंसर सोच लीजिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा अगर आपने पढ़ा है इकोनॉमी अच्छे से। तो दोस्तों चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो मुद्रा की आपूर्ति की जो स्थितियां होती हैं उसको समायोजित करने के लिए सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से जो आरबीआई है वो खुले बाजार की क्रियाएं मतलब जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो क्या करता है। ठीक है, इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। चलिए और देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि जो केंद्रीय बैंक प्रणाली है, ठीक है, केंद्रीय बैंक प्रणाली से तरलता कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए? तरलता कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करता है? वो क्या कर देता है? सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देता है। ठीक है, क्या कर देता है? वो बेच देता है। अगर उसे क्या करनी है? तरलता कम करनी है। और अगर वो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको वापस जब खरीदता है, कब? तरलता बढ़ाने के लिए। तरलता बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन्हें क्या करता है? वापस खरीदता है। ठीक है, वापस खरीदता है। अब जो ये ऑपरेशन है ये क्या होता है? दिन प्रतिदिन प्राय आधार पर इस ढंग से किए जाते हैं कि ये बैंक के ऋण देने में सहायता करते हुए मुद्रास्फीति को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। इसलिए जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई मुद्रा की मात्रा क्या? आरबीआई मुद्रा की मात्रा और कीमत को समायोजित करने के लिए रेपो दर, क्या? जो रेपो दर होती है या नकद आरक्षित अनुपात और जो सांविधिक तरलता अनुपात जैसे जो अन्य मौद्रिक नीति उपकरण है उसके साथ साथ ओएमओ या ओपन मार्केट ऑपरेशंस का भी क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका जो आंसर था बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए। ऑप्शन उत्पाद जो दिए गए हैं वो देखिए। पहला उत्पाद है दूध, दूसरा नमक, तीसरा सिगरेट। आपको बताना है उपयुक्त उत्पादों में से किसकी मांग की कम कीमत लोच होगी। ठीक है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है और इसको हमने मीडियम की कैटेगरी में रखा है। पर इस क्वेश्चन का जवाब वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने इकोनॉमी को क्या किया है? समझा है। ठीक है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इकोनॉमी को अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपने अभी तक सोच लिया होगा।
तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं, फिर आंसर हम बताएंगे इसका, ठीक है। कि जो मांग की कीमत लोच कीमत में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनके प्रति मांग की जो अनुक्रियशीलता होती है उसका क्या करता है, मापन करती है, ठीक है। अब मूल अप्रत्यास्थ, ये शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मूल्य अप्रत्यास्थ, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, प्राइस इन इलास्टिक, क्या बोलते हैं, प्राइस इन इलास्टिक। कि इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूं कि कीमत में होने वाला परिवर्तन मांग में अपेक्षाकृत निम्न प्रतिशत परिवर्तन लाता है। क्या लाता है, निम्न प्रतिशत परिवर्तन लाता है। और एक शब्द होता है क्या, मूल प्रत्यास्थ, मूल प्रत्यास्थ, जिसका मतलब क्या होता है, प्राइस इलास्टिक, ठीक है। इसका क्या होगा कि जो कीमत में होने वाला परिवर्तन है वो मांग में अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत परिवर्तन लाता है। इसमें क्या लाता है, निम्न प्रतिशत परिवर्तन लाता है, इसमें क्या लाता है, उच्च प्रतिशत परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो जो मांग की कीमत, ठीक है, जो मांग की कीमत लोच, ये जो शब्द है, ठीक है, वो मुख्य रूप से निम्नलिखित से प्रभावित होती है। जैसे वस्तु की प्रकृति, क्या, वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न से, उपयोग की विविधता से, ये याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा अगर कॉपी में आप नोट करना चाहो तो। उपयोग की विविधता, नेक्स्ट आदत, आय समूह, कीमत स्तर, ठीक है। तो ये है जिससे ये क्या प्रभावित होती है, मांग की कम कीमत लोच, ठीक है, सॉरी, मांग की कीमत लोच, यहाँ पे पूछा है कम का, ठीक है। तो मांग की जो कीमत लोच है वो इससे क्या प्रभावित होती है, वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न, उपयोग की विविधता, आदत, आय समूह, कीमत स्तर। इसलिए जो 1 और 2 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब जो दूध है और नमक है वो क्या आवश्यक वस्तुएं या फिर सामान्य वस्तुएं हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी तत्परता से उपलब्ध स्थानापन्न नहीं है, तो कीमत में होने वाला परिवर्तन मांग प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो 3, वो क्या है, 3 वो भी क्या है, सही है, क्या है, सिगरेट। तो सिगरेट की जो मांग उत्पाद का आदि बनाने की जो प्रकृति के कारण वो क्या होता है, स्थिर होता है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए 1, 2 और 3 तीनों सही है, मतलब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने इकोनॉमी को समझा है और आपको अगर पता होगा कि मांग की कीमत लोच किस पर, मतलब किसको प्रभावित करती है, तो आप इसका आंसर दे पाते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 क्या है, इसका उद्देश्य मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता का अनुगमन करने में बैंकों की सहायता करना। दूसरा, यह जमाई स्वीकार करता है और निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और भारत BIS का सदस्य है। ये जो है कथन, ये कथन तीसरा है, ठीक है। सेकंड कथन यहीं पर कंप्लीट होता है कि ये जमाई स्वीकार करता है और निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा जो कथन है वो है कि भारत BIS का सदस्य है। मतलब यहाँ पे जो कथन है, कितने कथन दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। ये है आपके क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि BIS को लेकर, और अगर आपने BIS के बारे में पढ़ा है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, तो आप इसका आंसर
दे पाओगे और इकोनॉमी का यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर डेफिनेटली दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। पहला कथन देखिए क्या है कि इसका उद्देश्य मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता का अनुगमन करने में केंद्रीय बैंकों की सहायता करना। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल सही है कि 17 मई, कब, 17 मई 1930 में जो स्थापित हुआ था वो क्या स्थापित हुआ था, BIS, मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्थापित हुआ था, जो विश्व का सबसे पुराना क्या है, वित्तीय संगठन है, वित्तीय संगठन है। विश्व भर के देशों को प्रतिनिधित्व करने वाला 60 केंद्रीय बैंक BIS के सदस्य हैं। ये 60 केंद्रीय बैंक संयुक्त रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद, पहले तो ये याद रखिएगा 60 जो केंद्रीय बैंक है वो उसके सदस्य हैं, और जो 60 केंद्रीय बैंक है वो संयुक्त रूप से विश्व का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे क्या GDP भी बोलते हैं, उसके 95% का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो BIS का मिशन है मोस्टली वो क्या है, केंद्रीय बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के प्रयासों को सहायता करना है। और कहीं ना कहीं ये जो पहला कथन है ये उसका क्या शो कर रहा है, ये उसका मेन मिशन ही शो कर रहा है, उद्देश्य शो कर रहा है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट कथन देखिए कि यह जमाई स्वीकार करता है और निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है। इसको मैं इरेज कर देती हूं ताकि और अच्छे से समझ आए। तो क्या करता है, ये वित्तीय सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये वाला कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको बताती हूं कि एक बैंक के रूप में जो BIS है वो निजी व्यक्तियों या जो कॉर्पोरेट संस्थाएं होती है उसकी जमाएं स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो निजी व्यक्तियों है या फिर जो कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं उनकी जमा ये स्वीकार नहीं करता है या वित्तीय सेवाएं जो है वो प्रदान नहीं करता है। इसलिए जो ये है वो कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट देखिए कि भारत, ये तीसरा कथन था, मैंने आपको बताया था कि भारत BIS का सदस्य है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है, जो भारत है वो BIS का सदस्य है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और 3, मतलब बी कथन जो है, सॉरी जो बी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 1 और 3 सही है, सेकंड गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संरक्षणवाद के विभिन्न रूपों को इंगित करता है। पहला, आयात पर कर, दूसरा बौद्धिक संपदा कानून, तीसरा वीजा शुल्क में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग का नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ये है, केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, ये है आपके पास ऑप्शंस। तो फटाफट आप देख लीजिए ऑप्शंस। तो दोस्तों आई थिंक आपने अभी तक सोच लिया होगा, तो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संरक्षणवाद के विभिन्न रूपों को इंगित करता है। अब यहां पर देखिए, अगर आपको पता है कि व्यापार संरक्षणवाद क्या होता है तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि जो संरक्षणवाद है उसका संदर्भ क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने के लिए, प्रतिबंधित या नियंत्रित करने वाली जो सरकारी कार्यवाही या नीतियां होती हैं, जो सरकारी कार्यवाही और नीतियां होती हैं उनसे होता है, ठीक है।
जो प्रायः विदेशी प्रतिस्पर्धा के व्यवसायों और रोजगारों को क्या करता है, संरक्षित करने का प्रयोजन भी करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संरक्षणवाद किसे कहते हैं। अब पहला देखिए क्या है, पहला है जो है आयात पर कर। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जो प्रशुल्क या टैरिफ होता है, क्या प्रशुल्क या टैरिफ होता है ऐसा कर या शुल्क जो आयातित उत्पादों की कीमत को बढ़ा देता है और घरेलू मांग में क्या करता है, संकुचन और विस्तार का क्या कारण बनता है। तो फर्स्ट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, बौद्धिक संपदा कानून। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार कानून है वो घरेलू उत्पादों को संरक्षित करता है। ठीक है, क्यों संरक्षित करता है, क्योंकि जो बौद्धिक संपदा कानून है मूल्यों में बढ़ोतरी करते हैं, इसलिए जो बौद्धिक उत्पाद की वैश्विक गतिविधि है उसको क्या ये कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या दूसरा भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखिए कि वीजा शुल्क में वृद्धि। अब वीजा शुल्क में वृद्धि मतलब ये भी क्या है, बिल्कुल सही है आपका। क्यों सही है कि जो वीजा शुल्क में वृद्धि होती है वो भेदभाव जो पूर्ण है वो क्या एक कदम है। ठीक है, जो उस देश में संचालित विदेशी कंपनियों के हितों को क्षति पहुंचाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि भारत की 3 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इन्फोसिस, टीसीएस और एक कंपनी और ले लेते हैं विप्रो। ठीक है, 3 कंपनी ले लेते हैं। इनमें से प्रत्येक संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटे तौर पर लगभग 15,000 लोगों को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। डेफिनेटली करती है, क्योंकि हमारे देश से लोग बाहर काम करने भी तो जाते हैं। तो क्या हुआ, ये कंपनियां जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। ये कंपनियां अत्याधिक रूप से H1B वीजा, ठीक है आपने सुना होगा ना H1B वीजा, उसके कर्मचारियों पर क्या निर्भर रहती हैं, क्योंकि इनके द्वारा कम वेतन की जो मांग है वो की जाती है। ठीक है, अगर वीजा शुल्क की बढ़ोतरी गैर अमेरिकी नागरिकों को नियोजित करने के लिए व्यवसायों पर लगाए गए कर के रूप में क्या मानी जाती है, जो परिणाम स्वरूप अमेरिकी नागरिकों को क्या करती है, नियोजित करने को वरीयता देंगी। इस प्रकार जो अमेरिकी नागरिकों के रोजगारों को संरक्षित करेंगी। ठीक है, इसी प्रकार वो क्या करेंगी, संरक्षित करेंगी। तो जो थर्ड वाला भी है ऑप्शन वो भी क्या है हमारा बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 2 और 3, मतलब 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति कर, इन्फ्लेशन टैक्स पद निम्नलिखित में से क्या संदर्भित करता है। पहला, कम करों के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि। बी, कर के रूप में भुगतान किए गए पारिश्रमिक उच्च अनुपात। सी, मुद्रास्फीति के कारण नकदी के मूल्य में कमी। डी, मुद्रा पर अल्पकालिक सट्टेबाजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेक्यूलेशन को दंडित करने के लिए कर। ये है आपके पास 4 ऑप्शन, फटाफट देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति कर। मुद्रास्फीति कर मतलब इन्फ्लेशन टैक्स पद निम्नलिखित पर क्या संदर्भित करता है। तो आपसे पूछ रहा है मुद्रास्फीति कर है इन्फ्लेशन टैक्स। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन टैक्स है वो मुद्रास्फीति के कारण नकदी के मूल्य में कमी, क्या नकदी के मूल्य में कमी, ये क्या है ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कि जो मुद्रास्फीति है वो पैसे की कीमत को क्या करती है, घटा देती है, जो करेंसी धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या रहती है, अलाभकारी रहती है। जो मुद्रास्फीति कर है वो सरकार हेतु भुगतान किए जाने वाला क्या है, वास्तविक कानूनी कर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसके स्थान पर जो मुद्रास्फीति कर का जो संदर्भ है उसका ये है कि जो उच्च मुद्रास्फीति के कमाई जो नकदी रखने के लिए अधिरोपित जुर्माने से होता है। क्या होता है, अधिरोपित जो जुर्माना होता है उससे होता है। तो जब सरकार क्या करती है, अधिक पैसे मुद्रित करती है या ब्याज दरें कम कर देती है,
ठीक है। यदि जो सरकार है वो क्या करती है, जो पैसे मुद्रित करती है या ब्याज दरें क्या कर देती है, कम कर देती है, ऐसी स्थिति में बाजार में क्या होती है, जो नकदी की मात्रा होती है वो अत्यधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब वो अत्यधिक बढ़ गई तो इससे क्या हो जाएगा, दीर्घावधि में जो मुद्रास्फीति है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, बढ़ोतरी हो जाती है। और यदि कोई निवेशक प्रतिभूतियां या जो रियल एस्टेट या जो अन्य परिसंपत्तियों को धारण करता है तो जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है वो क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास नकदी है तो वो मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद इस नकदी का मूल्य कम होता है। जो नकदी के मूल्य के स्तर में कमी को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है, क्योंकि नकदी धारण करने वाले लोगों, खासकर कौन, निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय जो वेतन अर्जक हैं को एक प्रकार से क्या पहुंचाती है, आघात पहुंचाती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया, क्या पहुंचाती है, आघात पहुंचाती है। तो जो इसका आंसर है वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूं, क्या है, सी इज द आंसर। ओके, तो जो इसका आंसर था सी है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।